गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी यूनिट 7 है वंशानुगति और आनुवंशिकता के सिद्धांत, उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वंशानुगति से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल थी, पूरी जीवन को इसी वंशानुगति के क्षेत्र में दे दिया और नई नई खोजें की और कई वर्ष तक उन्हें असफलताओं का भी निरंतर सामना करना पड़ा। ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया और जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है मेंडल। और जो मेंडल हैं, यदि हम उनके सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में बात करें तो जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वंशानुगति यानी कि हेरिडिटी के जितने भी अभी तक भी जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को दिया है। तो जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट थे उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक सिलीसिया नामक गांव में हुआ था। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया की सिलीसिया नामक एक छोटे से स्थान पर उनका जन्म हुआ था। और जो हमारे मेंडल थे वो एक कृषक परिवार से यानी कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली और किसान बैकग्राउंड से रिलेटेड थे और इसी का कारण था कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन है वो कृषि के क्षेत्र में नई नई खोजें करने में ही व्यतीत किया। लेकिन जो मेंडल थे उन्होंने उस समय जब अपनी खोजें की, हेरिडिटी के जितने भी प्रिंसिपल्स को दिया था, उस टाइम 1866 ईस्वी में उनने ये सब लॉ दिए, लेकिन उन्हें उस टाइम वंशानुगति के नियमों का श्रेय नहीं दिया जाता क्योंकि वह एक छोटे से विश्वविद्यालय से थे और वह एक कोई प्रख्यात प्रोफेसर नहीं थे। वो एक छोटी सी चर्च में मोनिस्ट्री या फिर पादरी थे। तो हमने देखा कि जो मेंडल थे उन्हें कितनी ज़्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ा। और जो मेंडल थे उन्होंने रेगुलर 14 साल अपने वंशानुगति के क्षेत्र में व्यतीत किए और कई बार उन्हें असफलताएं भी फेस करनी पड़ी। और जो हमारे मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक ऐसे पौधे का चयन किया, एक ऐसे प्लांट को लिया जिसमें ऐसे कैरेक्टर थे जो हमारी हेरिडिटी यानी कि वंशानुगति को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे। और उस प्लांट या उस पौधे का नाम है मटर, यानी कि मटर के पौधे पर ही उन्होंने अपने जितने भी हेरिडिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे वो किए थे। और जो मटर है यानी कि जो पीस है उसका साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मटर का साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो हमारा मटर है, मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम। अब आप ये एक बार थिंक करेंगे कि उन्होंने मटर का ही चयन क्यों किया, उसी का सिलेक्शन क्यों किया। तो जो हमारा मटर है, आपको पता है कि जो उसका लाइफ साइकिल होता है यानी कि जीवन अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है, यानी कि मोनोकॉर्पिक है, 1 वर्षीय पौधा है। और 1 वर्षीय होने के कारण इसमें जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा होता है और 1 वर्ष में ही हम इसकी पूरी जो पीढ़ियां हैं उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। और भी इसके कई रीजंस हैं जिस कारण मटर को ही हमारे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। तो उसमें से सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि जो मटर का प्लांट होता है वो द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी होने के कारण उसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट, एक ही पौधे में बन जाते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम इजीली करा सकते हैं। और जो हमारा मटर होता है उसमें कई विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यायी लक्षण इन विपर्यायी लक्षण का मीन्स है कि जो मटर का प्लांट है उसमें लंबी जाति भी पाई जाती है और एक बोनी भी, यानी कि मटर का एक प्लांट जो होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी और जो दूसरा प्लांट होगा उसकी हाइट बहुत कम होती है। और सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि जो मटर है उसमें इमेस्कुलेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इमेस्कुलेशन के लिए हम विपुंसन भी कहते हैं, इमेस्कुलेशन या विपुंसन।
अब ये जो इमैस्कुलेशन या विपुंसन है वो एक्चुअल में क्या है, तो जो हमारे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें दोनों गैमेट्स एक ही बॉडी में फॉर्मेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन चांसेस को कम करने के लिए जब जो हमारा एंथर यानी कि परागकोश होता है, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है प्लांट्स में, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथर को मैच्योर होने के पहले ही हटा दिया जाता है। और इसी प्रोसेस के लिए हम विपुंसन कहते हैं, यानी कि किसी उभयलिंगी प्लांट में परागकोश को परिपक्व होने के पहले ही हटा दिया जाता है, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण ना हो सके। और इसी प्रोसेस या इसी टर्म के लिए हम विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इसके बाद एक और जो मटर की क्वालिटी है वो ये है कि जो मटर है उसमें बैगिंग भी करनी पड़ती है। बैगिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण हो जाता है। और यदि किसी दूसरे पौधे के परागकण इसके वर्तिकार्ग पर आ जाते हैं तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। और इस क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने, जिससे कि दूसरे प्लांट के परागकण ना आ सके, इस प्रोसेस के लिए हम बैगिंग कहते हैं। बैगिंग इस बैगिंग में जो हमारा प्लांट होता है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो हमारा स्टिग्मा होता है, वर्तिकार्ग होता है, जिस पे परागकण आकर चिपक जाते हैं, उस वर्तिकार्ग को बांध दिया जाता है किसी भी कपड़े या पॉलीथीन की सहायता से, ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके, अनचाहे परागकण आकर ना पॉलिनेशन कर सके। और इसी प्रोसेस या इसी टर्म के लिए हम बैगिंग कहते हैं। तो जो आपने देखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जो हमारे मेंडल थे, उन्होंने अपनी खोज को 1866 में रिप्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने किसी एक अच्छी पब्लिशियन बुक से ना करने के कारण उनकी जो बुक थी वो बहुत ही सीमित लोगों के पास जा सकी और उनकी जो खोजें थी वो इतनी ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाई। और इसी कारण उन्हें उनकी एज में जब वो मतलब इस दुनिया में थे उन्हें उतना श्रेय नहीं मिला। लेकिन उनके जाने के बाद 1900 ईस्वी में उनके जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे हेरिडिटी के, आनुवांशिकता के, उन सभी की फिर से खोज हुई। और इस रीडिस्कवरी यानी कि पुनर्खोज का जो श्रेय है वो हमारे 3 साइंटिस्ट को जाता है। इन जो 3 साइंटिस्ट का नाम है वो हैं 3 जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी करी साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट के नेम हैं ह्यूगो डी ब्रीज, एरिन वॉन शेरमार्क और हुंगो डी ब्रीज और एरिन वॉन शेरमार्क, इन सभी को, और जो हमारे कॉर्ल कॉरेंस हैं, इन तीनों साइंटिस्ट को मेंडल के जो नियम यानी कि प्रिंसिपल्स हैं उनकी फिर से खोज करने, उन्हें फिर से पब्लिक के सामने लाने और उन्हें एक सम्मान दिलाने के लिए जिसके वो हकदार थे, लेकिन जब वो उस एज में थे, वो जिंदा थे, उन्हें वो नहीं मिला क्योंकि वो एक बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय से नहीं थे। इस कारण उनके लिए जो सम्मान मिला वो उनके जाने के बाद 1900 ईस्वी में मिला। और इनकी जो खोज का श्रेय जाता है वो कॉर्ल कॉरेंस, शेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज को जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, यानी कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, यानी कि मेंडल को सफलता क्यों हासिल हुई, तो मेंडल की सफलता का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि जो हमारे मेंडल थे वो एक गणितज्ञ थे और गणितज्ञ होने के कारण मटर के जितने भी विपर्यायी लक्षण थे उनमें जो रेशियो यानी कि अनुपात उनने निकाला वो उस समय जो गणितज्ञ थे उनके अनुसार से एकदम सही बैठे और अभी तक वो चले आ रहे हैं, उन्हें अभी तक किसी ने रॉन्ग प्रूफ नहीं किया है।
और सेकंड जो रीज़न है वो ये था कि मेंडल ने जिस टाइम पे ये सभी प्रिंसिपल्स दिए थे उस टाइम ना मायोटिक यानी कि मायोटिक सेल डिवीज़न, ना ही मियोसिस, ना ही क्रोमोसोम्स और ना ही जीन्स यानी कि अर्धसूत्री, समसूत्री, जीन और गुणसूत्र, इन सभी की खोज नहीं हुई थी। और उस समय भी इन्होंने इतने अच्छे से सभी प्रिंसिपल्स को दिया। और एक और जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट थे उनका जो लक था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम सहलग्नता यानी कि लिंकेज, सहलग्नता यानी कि जो लिंकेज है, लिंकेज की खोज नहीं हुई थी। और इस सहलग्नता में क्या होता है कि जो एक गुणसूत्र होता है, एक क्रोमोसोम्स होता है, उस पर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। तो जब एक गुणसूत्र के ऊपर दो जीन्स बहुत ही पास पास पाए जाते हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी बिल्कुल ही शून्य, मान लीजिए कि नगण्य हो, तो इस टर्म के लिए हम सहलग्नता कहते हैं, क्योंकि वो जीन इतने ज़्यादा पास पास होते हैं कि वो अगली पीढ़ी में यानी कि दूसरी जनरेशन में एक साथ जाना चाहते हैं। तो इसी कारण सहलग्नता की खोज नहीं हुई थी। और उनका लक इतना अच्छा था कि मटर में सहलग्नता का कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिससे कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकें। तो हमने देखा कि हमारी जो हेरिडिटी थी यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो वो हमारे मेंडल थे। मेंडल का जन्म कब हुआ, उनकी पूरी लाइफ साइकिल, उनने कितना स्ट्रगल किया सक्सेस के लिए। उन्होंने कंटिन्यूअसली 14 वर्ष तक उन्होंने एक ही पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। यदि कोई और साइंटिस्ट होता तो वो थक कर बैठ जाता 1 या 2 साल में ही। तो उन्होंने रेगुलर इतना सेक्रीफाई किया और आज उसी का रिजल्ट है कि हम हेरिडिटी यानी कि वंशानुगति को पढ़ पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को हम स्टडी कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।